अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। आज सिचुएशन रूम से आपसे मुखातिब होने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में अस्करियत पसंदों के हमले के बाद भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जंगी फिजा बना रहा है। भारतीय वजीर आजम और वुज़रा की जानिब से धमकी आमेज बयान दिए जा रहे हैं। भारत अपने मुतनाज़ा इक़दाम से पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा रहा है और भारत के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये ने पाकिस्तान को भी जंगी तैयारियों और डेटरेंस वाजे करने पर मजबूर कर दिया है। मगर इस पूरे मामले में अलविया यह है कि आज पहलगाम वाक़े को तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं, मगर अभी तक ना ही भारत हमलावरों को गिरफ्तार कर सका है, ना पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई सबूत दिए गए हैं और ना ही पाकिस्तान की गैर जानबदाराना तहकीकात की पेशकश पर कोई जवाब दिया गया है। और ऐसा वाज़े हो रहा है कि भारतीय हुकूमत अपने सियासी मफाद और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर जंग की आग भड़काकर अपने अवाम को असल सवालों से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मगर भारत के मौके से फायदा उठाने की गैर जिम्मेदाराना हिकमत अमली ने इस खित्ते और करोड़ों लोगों को जंग के खतरात से दो चार कर दिया है। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों ममालिक के पास जोरी हथियार है। अहम बात यह कि भारत के जंगी अज़ाइम वाजे होने के बाद पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगर इसके साथ ही कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। मगर मोदी हुकूमत के यकतरफा इकदाम कशीदगी को मुसलसल बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के अगले ही रोज भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके जाराना और मुतनाज़ा इकदाम का आगाज किया, जिसमें पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की डिग्रेडेशन, पाकिस्तानियों के लिए वीजे की मनसूखी जैसे इकदाम भी शामिल है। जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी 24 अप्रैल को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिफारती ताल्लुकात की डिग्रेडेशन, भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश और सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत की, जबकि भारत से 1972 का शिमला मुआहदा खत्म करने का इशारा भी दिया गया। सिफारती इकदाम के अलावा भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जंगी तैयारियां भी जारी हैं, मगर इस पूरी सूरत हाल में 2 बातें वाज़ेह हैं। पहली है कि पाकिस्तान को बयानिए और सिफारती जंग में भारत पर अपर हैंड हासिल है। दूसरा ये कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत के दो टोक मौक़िफ़ और मुसल्लह अफवाज की प्रोएक्टिव अप्रोच ने अब तक भारत को किसी भी मिस एडवेंचर से रोक रखा है। हमने आपको 27 अप्रैल को प्रोग्राम में अहम जराए का हवाला देकर यह बताया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द लाइन सैकड़ों भारतीय अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। इसी तरह कल हमने आपको प्रोग्राम में यह भी तफसील दी थी कि पाक फजाइया ने 29 और 30 अप्रैल की शब को भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की पहली कोशिश को कैसे नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद राफेल तैयारों के कम्युनिकेशन निजाम को जाम करके उन्हें भागने पर मजबूर किया। जबकि मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक 3 रोज पहले भी भारतीय तैयारों ने एक बार फिर पाकिस्तान में कार्रवाई की तैयारी की थी, मगर पाक फजाइया की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की वजह से भारत को अपना मनसूबा तर्क करना पड़ा। जंगी महाज पर कामयाबी के अलावा सिफारती महाज पर जिम्मेदाराना मौक़िफ़ की वजह से दुनिया भी इस वक्त सिर्फ भारतीय मौक़िफ़ को सुनने और मानने के बजाय पाकिस्तानी मौक़िफ़ को वजन दे रही है। और शायद पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों की वजह से अभी तक अमरीका, बरतानिया समेत बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इस पूरी सूरत हाल में मुतवाज़िन मौक़िफ़ अपनाया है और दोनों मुल्कों से बातचीत के जरिए मसले के हल निकालने पर जोर दिया है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहा है उससे यह भी वाज़ेह है कि बगैर किसी सबूत दिए पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का केस बनाने में मोदी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है और इस वक्त भारत के बयानिए को ज्यादा अहमियत नहीं मिल सकी है। और सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया भारत को जाराना इक़दाम लेने के बजाय बातचीत पर जोर देने का पैगाम दे रही है। अमरीकी वजीर खारजा इस वक्त दोनों ममालिक से राब्ते में है। सऊदी वजीर खारजा ने भी पाक भारत वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते करके कशीदगी में कमी लाने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि कशीदगी में कमी के लिए ईरान भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और इस हवाले से ईरानी वजीर खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि आने वाले हफ्ते में वो भारत का भी दौरा करेंगे। जबकि आज ये खबर भी सामने आई है कि नायब वजीर आजम इसाक डार है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे को हिदायत दी है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम करें, जहां पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। इसके अलावा आज वफाकी हुकूमत ने पाक भारत कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का फैसला किया था, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ब्रीफिंग में ना जाने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में कहा है कि हालिया हसास हालात में हुकूमत को APC बुलानी चाहिए थी ताकि एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जाता, मगर हुकूमत ने इसकी जगह एक हुकूमती वजीर की तरफ से यकतरफा ब्रीफिंग देने का फैसला किया। बहरहाल आज इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत से हम बात करेंगे, सियासी, दिफाई और सिफारती माहिरीन का तजिया भी आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की जारियत से निमटने का लॉन्ग टर्म हल क्या है,
क्या भारत बार बार किसी भी हमले की आड़ में पाकिस्तान को धमकाता रहेगा और क्या अब भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के खतरात मंडरा रहे हैं? इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज प्रोग्राम में कैपिटल टॉक के मेजबान और सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे शाहजेब खानजादा साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम के शुरू में होंगे मुईद यूसुफ साहब जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और इसके अलावा दीगर लोगों को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले मुईद यूसुफ साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली करण थापड़ साहब के एक इंटरव्यू में आपने ये कहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप को एक कमिटमेंट ट्रैप में फंसा लिया, और जाहिर सी बात है उनके मीडिया ने भी बड़ा किरदार इसमें अदा किया है। क्या ये कमिटमेंट ट्रैप अब आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है, या आपको लगता है कि अभी प्रेशर बहुत है इंडियन हुकूमत पे कि कुछ ना कुछ मिस एडवेंचर वो करें? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कमिटमेंट ट्रैप उनका खुद बनाया हुआ है, जिसमें आप कह रहे हैं उनके मीडिया का हाथ है। वो मीडिया फ्रेंजी इसलिए इंडिया में शुरू होती है इमीडिएटली हमेशा कि इतने बरसों से हिंदुस्तान में एक जहर उगला गया है पाकिस्तान के बारे में। अब आप हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम जो नैरेटिव है ना पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि जी ये तो एक कमज़ोर मुल्क है, गिरा हुआ है, हम कहाँ वो कहाँ, और अब हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो हमें इस बात पे जो है वो कायल कर रही है कि हम पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ें वगैरह। तो ये सारा एक नैरेटिव बहुत देर से चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव। इसलिए इस दफ़ा आपने देखा है कि अहमकाना हद तक ये बात वहाँ पे हुई है कि जी एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के खिलाफ आप हमला कर दें और आप जो है वो सुरखरू होकर वापस आएंगे। जब उनकी मिलिट्री ने ब्रीफिंग दी अपने प्राइम मिनिस्टर को, हर क्राइसिस में ये हुआ है, तो जाहिर बात है उन्होंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दोनों मिलिट्रीज इवनली मैच्ड हैं, इंडिया का कोई एडवांटेज नहीं है ग्राउंड पे। और इसलिए फिर वो मोदी साहब ने कहा कि चले मैं इनको कहता हूं जब दिल करे कर लें। कभी ऐसा हो सकता है कि एक मुल्क में एक पॉलिटिकल सरबराह जो कहता है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, वो कहे जो आपका दिल करे कर लें। सो कुछ हद तक कोशिश तो है कमिटमेंट ट्रैप से निकलने की अब, लेकिन मीडिया में अभी भी वो फ्रेंजी है। अब मोदी साहब का जो इस वक्त मेरा ख्याल है मसला है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो क्लियर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तायद नहीं करेंगे। अच्छा, जो एविडेंस का शहजाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एविडेंस मिलने का की विंडो है ना वो ख़त्म हो गई है। देखिए आज के ज़माने में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, कल को आप एक पूरी यहाँ पे वीडियो ले आए कि जी ये देख लें हमने बना दी, या कोई एक मजलूम शख्स खड़ा होकर कहे जी मैं था, मैं पकड़ा गया हूँ, वो अगर होना होता तो उसी वक्त हो जाता। अगर आप 10 मिनट में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला कराया तो फिर एविडेंस तो उस वक्त आना चाहिए था। आई थिंक दैट विंडो हैज पास्ड। हाँ, अब क्या मोदी साहब अपना सियासी नैरेटिव बना सकते हैं अपने घर पे कि जी बस मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैं फिर भी जीत गया। 2019 में भी वो पायलट हमारे पास था, नैरेटिव उन्होंने ये बना लिया। चाइना के खिलाफ, चाइना ने उनकी टेरिटरी कैप्चर की, उन्होंने कहा जी मैं जीत गया, और उनकी कौम, उनके अवाम मानने को भी तैयार है, मीडिया भी मान लेता है। तो ऐसा कोई नैरेटिव बना लें, वहां पे मनगढ़ंत नैरेटिव बनाएं ताकि कमिटमेंट ट्रैप खत्म हो और ये क्राइसिस जो है इससे तमाम खित्ता जो है वो निकले, क्योंकि किसी का फायदा नहीं है इस तरह टेंशन में बैठे रहने का। और जो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनली भी हम मीडिया को देखें तो उसने बहुत ज्यादा भारत का जो बयानिया है उसको बाय नहीं किया। डिप्लोमैट्स भी जो है दुनिया भर में वो कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन की तरफ जाएं, दोनों बातचीत करें। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि जो थर्ड पार्टी हमेशा आती थी यहाँ पे मीडिएशन करने, वो अमेरिका थी। इस वक्त अमेरिका के अपने वो मसाइल में घिरे हुए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ आके कह दिया जी मैं तो शामिल नहीं होता, खुद ही कर लें। असल में इंडिया का ना अपना कैलकुलस जो है वो उनके खिलाफ इस दफ़ा आन पड़ा है। किस तरह वो ये बात करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पहली जो थी प्रेसिडेंसी उसमें भी, तब मैं हुकूमत में, उससे पहले जब मैं अमेरिका में था, कि जी ये मुसलमान और हिंदू तो इस खित्ते में 1000 साल से लगे हुए हैं, ये हम खुद ही संभाल लेंगे, आप ना बीच में आए, ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज ना कर सके। अब वही बात ट्रंप ने कर दी कि जी अगर आप लगे हो 1000-1500 साल से तो करें, फिर मैं नहीं आता। सो एक वो नुकसान हुआ। दूसरा ये कि इंडिया ने 2019 के पुलवामा क्राइसिस से मेरा ख्याल है जो नतीजा किया था वो ये था कि देखिए हमने हमला पाकिस्तान पे किया है और दुनिया ने हमें कहा है कि हमारा सेल्फ डिफेंस है। उस वक्त कहा भी था, अमेरिका ने भी और मुमालिक ने भी, तो उनका ख्याल था कि इस दफा भी बिल्कुल वही होगा।
हुआ ये कि मेरा ख्याल है दुनिया ने ये लेसन लिया 2019 से कि भाई ये तो बहुत खतरनाक मामला है, अगर इंडिया ये करेगा पाकिस्तान जवाब देगा तो चलिए उस दफा तो बच बचा हो गया, ये और एस्केलेट हुआ तो इसको कौन संभालेगा, न्यूक्लियर वेपन्स दोनों ममालिक के पास है। तो उनका मेरा ख्याल है रवैया ये है कि बिल्कुल पहली शॉट भी फायर नहीं होनी चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल है हिंदुस्तान जो है वो अपने बयानिए और अपना गलत लेसन सीखने से इसके बीच में आके फंस गया। आखिरी बात ये मेरा ख्याल है फैक्टर ये है कि दुनिया भी तो उनका मीडिया देख रही है, तो वहां ये बात तो नहीं हो रही कि पाकिस्तान के साथ कोई एविडेंस शेयर करें, पाकिस्तान के साथ बात करें या कोई छोटा मोटा वहां पे कार्रवाई करें। वहां तो ये जी पाकिस्तानी खत्म कर दें, मतलब उनके कांग्रेस बाई बाजू की जमातों के लोग कह रहे हैं कि जी आखिरी जंग पाकिस्तान, इसलिए कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है इसने इतना माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि जी हिंदुस्तान जो दिल करे खित्ते में कर सकता है। बांग्लादेश इनसे नाराज है, मालदीव्स इनके हाथ से निकल गया, नेपाल में चाइना का रसूख है। तो ये सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजीज का हमेशा मसला होता है। 1930-40 की दिहाई में आप इसको नाम देते थे नाज़िज़्म का, आज ये हिंदुत्व है इस खित्ते में जी। और उस वक्त भी हमने देखा कि 1930 में जर्मनी ने अपने अंदर भी और अक्रॉस बॉर्डर भी किस किस्म की नफरतें फैलाई और कोई फायदा उसका हुआ नहीं। यही काम आज इंडिया भी करे। हमनी साहब, क्या खतरा टल गया है? क्योंकि वहां के मीडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की, इशारे दिए कि हमले होंगे, मोदी साहब ने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया, लेकिन अब तक कोई हमला हुआ नहीं है। ऑब्वियसली हमने अपनी सफारती सतह पर भी एक्टिविटी को तेज किया है, डिटरेंस भी हम दिखा रहे हैं। क्या खतरा टल गया, ये है अभी भी? देखिए, हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया का एक डिप्लोमेटिक ऑफेंस और मीडिया ऑफेंस था वो बड़ा कैलकुलेटेड था। अब उसमें उनसे कुछ मिसफायर हुए हैं जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अगर आप हमला करने के 5-10 मिनट के अंदर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे, तो उसका कोई एविडेंस भी अगर ना आए तो ज़ाहिरी बात है उसका पाकिस्तान को ही फ़ायदा होना था, और जो कि हुआ पाकिस्तान को फ़ायदा। लेकिन इसमें हम अगर जो बीजेपी और उसके जो इत्तेहादी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं जैसा कि आरएसएस है, तो उनका जो अखंड भारत का जो नज़रिया है अगर आप उसको सामने रख के देखें तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ये कोई भी एडवेंचर करना ये मोदी हुकूमत की एक सियासी ज़रूरत है। ये उनकी एक सियासी ज़रूरत इसलिए है कि अब उन्होंने एक इतना बड़ा नैरेटिव बनाया जो कि नाकाम हो गया। उनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल रही, ना तो हिंदुस्तान के अंदर ना हिंदुस्तान के बाहर। तो अब वो एक बहुत बड़े एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में कि जी आपने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, आपने हमें बताया कि जी हम पाकिस्तान को प्यास से मार देंगे, तो उनका तो एक कतरा भी पानी का नुकसान नहीं हुआ, जबकि आप जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम उनको प्यास से मार देंगे। फिर आपने कहा जनाब कि हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, वो भी खुलकर हमारा साथ नहीं दे रहा, जबकि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना, वो खुल के पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि नो डाउट कि जो इंडिया का जो नैरेटिव है, जो उसका बयानिया है, उसको पजीराई नहीं मिल रही। उसने जो इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पे, पाकिस्तान ने ये कह कर के जी आइए न्यूट्रल एक्सपर्ट से इसकी तहकीकात करवा लेते हैं, हमने उनके गुब्बारे से हवा निकाल दी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से बहुत छोटे पैमाने पर किसी एडवेंचर का ख़तरा अभी तक मौजूद है। वो कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं पर वो थोड़े से इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कुछ ना कुछ करें, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस होगा उस रिस्पांस के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा मुझे पता है, आपको भी पता है, सारी कौम को पता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट बैठी हुई हैं, लेकिन शायद इंडिया जो है वो 2019 वाली गलती दोबारा करने जा रहा है। 2019 में उन्होंने LOC क्रॉस की, इंडियन एयरफोर्स ने, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, और उसका उनको नुकसान हुआ, उनके जहाज भी तबाह हुए, उनका एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन हमारा एक कबूतर जो आपने दिखाया अपने प्रोग्राम, कबूतर नहीं, कौवा, कौवा भी, काला कौवा, माय बैड, काला कौवा जो इंडिया के सफेद झूठ को बेनकाब कर रहा था। लेकिन लिहाजा मैं समझता हूं कि इंडिया की तरफ से किसी ना किसी एडवेंचर का खतरा अभी मौजूद है, क्योंकि ये एडवेंचर के जरिए इंडिया जो अपना जो उसने पहलगाम के बाद झूठ बोला है उसको कवर करने की कोशिश करेगा। सही। और शाहजेब खानजादा साहब, आपकी नजर में इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है? आप कैसे रीड कर रहे हैं सिचुएशन को? और ये सोच, चाहे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हो या अखंड भारत की,
लेकिन ये सोच कहां से आती है, स्पेशली 2019 के बाद, कि हम किसी भी किस्म का हमला कर दें, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दें पाकिस्तान पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि उनको पता है कि वी विल रिस्पॉन्ड, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है रिस्पॉन्ड करने के अलावा। देखिए शहजाद, खतरा जरूर मौजूद है, मगर अगर नरेंद्र मोदी साहब को ये लग रहा होता कि जिस तरीके से वो मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाते हैं कि हम हमला करेंगे और आगे से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जो तबाह हुआ है, हमारे आगे कुछ नहीं है, जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे मोदी यूसुफ साहब कि हम ही हैं और हमारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, एक बड़ा ही ऐसा मुल्क है जो बैकवर्ड है, तो वो कर चुके होते अगर ये असल में ग्राउंड रियलिटी ये होती। अभी तक हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इस बात का डर है उस तरफ भी कि ऑल आउट वॉर ना हो जाए, और ऑल आउट वॉर में यही होगा कि आपको गोली का जवाब गोली से मिलेगा, मिसाइल का जवाब मिसाइल से मिलेगा, जहाज का जवाब जहाज से मिलेगा, तो जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं और एक ऐसा मौका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें महदूद तरीके से ऐसी कार्रवाई हो जाए जिसमें अपने मीडिया के जरिए, और ज़ाहिर वहाँ तो मीडिया को कुछ भी कह दें वो उस किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर देता है, नहीं सवाल उठा रहा होता कि सिक्योरिटी फेलियर क्यों हुआ, नहीं सवाल उठा रहा होता कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। अगर पायलट अगर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं तो कहते हैं जी मोदी साहब जबरदस्त काम आपने कर दिया, पायलट पकड़ा जाए तो कहते हैं बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, पायलट वापस जाए तो कहते हैं कितने जबरदस्त तरीके से मोदी साहब पायलट को वापस लेकर आए हैं। तो जब ऐसा मीडिया हो आपके पास तो फिर आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। देखिए बड़ी अफसोस की बात है कि एक ऐसा मुल्क, हम शहजाद 18-20 साल पहले इंडियन मीडिया में इतनी जबरदस्त वॉइसेस मौजूद थी कि जिनसे आप सीख सकते थे, मगर आज जो इंडियन मीडिया कर रहा है ये कैसे हो सकता है कि आप बात करें कि जी 25 करोड़ अवाम को आप प्यास से मार देंगे, आपका पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं हो रही है, ना ही पाकिस्तान की मीडिया में कोई करेगा कि 1.5 अरब जो इंडियन है वो प्यास से मर जाएं या भूख से मर जाएं। आप इस बात को जब सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, इसका मतलब है आपने ऐसी जहन साजी कर दी है अपनी आवाम की कि मीडिया ये बातें करता है, और जब वो बात ना हो, जब आप अनाउंस तो कर दें कि हम सिंतास मुआहदा फिलहाल सस्पेंड कर रहे हैं, मगर फिर इस बात पर आवाज उठने लग जाए कि जी पाकिस्तान की तो एक बूंद नहीं मुतासिर हुई है, यानी कि आपने ऑडियंस एक ऐसी क्रिएट कर दी है जो चाहती है कि 25 करोड़ अवाम की फसलें तबाह हो जाएं, वो भूख और प्यास से मर जाएं। तो जब आप ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें तो फिर जाहिर है एक डिमांड होती है कि आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, मगर अगर वो कार्रवाई कर सकते होते ऐसी जिसमें पाकिस्तान इतना ही कमजोर होता जितना उनका मीडिया दिखाता है और ऑल आउट वॉर का उन्हें डर ना होता तो कर चुके होते। वो ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं जिसमें फेस सेविंग हो सके, मगर वो भी अभी फिलहाल मिल नहीं पा रहा है। कल जो आपने भी रिपोर्ट किया रफाल के हवाले से कि उन्होंने कोई ना कोई एक मूवमेंट की कोशिश की, मगर जो उनका ट्रांसमिशन निज़ाम था वो उस वक्त जो है वो नहीं काम करने लगा और वो वापस चले गए। तो ऐसी किसी भी कार्रवाई की कोशिश कर। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पहले हम सोचते थे कि इंडियन मीडिया से कुछ सीखे, अब तो ये हाल है उनके मीडिया का कि बड़ा हौसला चाहिए। अगर 20 मिनट भी आप उनको सुनने की कोशिश करें तो बहुत ही नामुमकिन लगता है, पता नहीं कौन लोग हैं जो सुन लेते हैं। मोहित यूसुफ साहब, आपका क्योंकि तजुर्बा है, आप इनसाइडर भी रहे हैं, आउटसाइड से भी देख रहे हैं चीजों को, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडिया तो हर 4-5 साल बाद कोई भी उनके ऊपर हमला हो कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाएगा और सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? क्योंकि वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बैठने के लिए तैयार नहीं है हमारे साथ। शहजाद, इस सवाल का जवाब मुश्किल है और मैं आपको बताता हूँ क्यों मुश्किल है। देखिए, जब कम से कम मैं हुकूमत में था, आपको पता है उस वक्त कुछ बातचीत का भी सिलसिला था। 2019 ये पुलवामा के बाद फिर उन्होंने वो यूनिलैटरल अगस्त में 2019 में कश्मीर में किया। उसके बाद भी सोच ये थी कि अगर पाकिस्तान का अल्टीमेट गोल आखिरकार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है तो कोई ऐसी चीज़ की जाए कि हिंदुस्तान की जो नेगेटिव एनर्जी है पाकिस्तान की तरफ उसको कम किया जाए और हम अपने रास्ते पे चलें जहां हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी लें। उसके लिए ये खित्ता बड़ा ज़रूरी है, कुछ कनेक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, उस वक्त 2019 में भी ये बात होती थी कि रिस्ट्रेंट शो करें, क्या करें, कितना आगे जाएं, कितना रिएक्ट करें, हिंदुस्तान के इसको कमज़ोरी तो नहीं समझेगा, अपनी ताकत कैसे दिखाएं। अब मुझे लगता है तब्दीली ये आई है कि पिछले 2 साल में बार बार पाकिस्तान ने कहा कि बात करें, कोई अकल के नाखून लें, बैठें। वो आगे से आइसोलेशन, कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान ऐसा है, दुनिया को ये बता रहे हैं। और फिर बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी का लेवल क्रिएट उन्होंने किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो अब मुझे लगता है पाकिस्तान में भी कंसेंसस है कि जी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब हम भी बात नहीं करेंगे। वो जिस तरह शाहजेब कह रहे हैं गोली से गोली और जहाज से जहाज, तो अब तो ये बिल्कुल मामला टूटा हुआ है। अच्छा, अब इस क्राइसिस में एक और चीज़ हो गई कि आपका जो प्यूनिटिव मेजर्स हैं वो इतने बड़े बड़े हो गए। अब हिंदुस्तान जो है इल्लीगल फैसला है कि हम सिंतास मुआहदे को जो है वो अबेयंस में होल्ड करें, कर ही नहीं सकते, ट्रीटी अलाउ ही नहीं करती। और ये जो शाहजेब बात कर रहे हैं ना कि वो मैंने कलेक्टिव कॉन्शियस की बात करन थापड़ की उसमें भी की थी
कि जब आपकी पूरी सोसाइटी ये कह रही है कि जी मार दो प्यासा 25 करोड़ को, इससे भी ज्यादा एक बड़ी चीज है। चले वो उनका मीडिया डरता है, बात नहीं, ये सवाल तो पूछ सकता है ना कि मुझे ये समझाएं कि 25 करोड़ जब इधर प्याज से मरेंगे तो हिंदुस्तान में क्या सलामती आ जाएगी? आपके साथ वाले मुल्क में 25 करोड़ के पास खाने को नहीं है तो आपका मुल्क स्टेबल हो जाएगा या आपका मुल्क भी साथ तबाह होगा? तो ये तो इस लेवल पे भी बात नहीं सोच रहे। उसके बाद फिर अब वो एयरलाइंस बंद, फलान चीजें। देखिए, मैं कभी भी टिट फॉर टैट रिस्पॉन्सेज के इस तरह की चीजों में, क्राइसिस में हक में इसलिए नहीं होता कि इनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है जी। तो बहरहाल अब हिंदुस्तान ने जो इस वक्त पोजीशन ले ली है, बड़ा मुश्किल है आगे जाना। सिर्फ एक हल मुझे नजर आता है और वो ये है कि एक तो हिंदुस्तान को ये समझ आ जाए, जो कि इस दफा आई है, कि ये कहना कि हम चढ़ दौड़ेंगे और कुछ करना जो है इसमें बहुत फर्क होता है। दूसरा ये कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करते करते खित्ते में खुद आइसोलेट हो गए। बांग्लादेश उनसे नाराज, नेपाल उनसे नाराज, मालदीव उनसे नाराज, श्रीलंका उनसे नाराज, एक ये। और तीसरी बात ये कि अमेरिका और बाकी ममालिक को भी ये बात बावर कराई जा सकती है कि अगर आपका चले गोल हिंदुस्तान के साथ पार्टनर बन के चाइना को काउंटर करना है तो हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ फंसा रहेगा, और जब तक फंसा रहेगा तो और कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि क्योंकि जो हिंदुत्व की इस वक्त माइंडसेट बन गया पाकिस्तान पे, उसमें कोई भी अकल की बात करना मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है। बट शहजाद, मैं ये भी कह दूं, अल्टीमेटली वी शुड नॉट लूज साइट कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल हिंदुस्तान के साथ फंसे रहना नहीं है, उनसे आगे जाना है, अपनी सलामती को आगे बढ़ाना है और अपने मसाइल को हल करना है। जब आप इंटरनल स्ट्रेंथ शो करेंगे तो हम और रास्ते निकाल लेंगे अगर वो हमारे साथ नहीं चलना चाहते। ये बिल्कुल गलत गोल है कि जी इंडिया आगे निकल गया, हमने उनको पकड़ना है। हमने पकड़ना नहीं है, हमने उनसे बहुत आगे जाना है, और अगर वो पीछे रहना चाहते हैं तो गुड लक टू देम, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब, आपने प्रोग्राम के इस हिस्से में जो एनएसए हैं और प्रेसिडेंट है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद यही सवाल अपने दूसरे पैनल से भी पूछेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। हम बात कर रहे हैं पाक भारत कशीदी पर। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, शाहजेब खानजादा साहब मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब ने, जो कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर है बरतानिया में, और इससे पहले डीजी साउथ एशिया और डीजी सार्क भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं चाहूंगा कि मीर साहब आपसे पहले सवाल कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। डॉक्टर फैसल साहब, काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। आपको याद होगा कि एक दफ़ा 2019 में पुलवामा अटैक के बाद मैंने आपके साथ ट्रैवल किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ 8 मुकाम तक हम गए थे। उस वक्त आप डीजी साउथ एशिया थे फॉरेन ऑफिस में, और स्पोक्स पर्सन भी थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के। तो आप डीजी साउथ एशिया भी रहे हैं, आप इस वक्त पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं बरतानिया में, तो अंदर से भी आप जानते हैं इंडिया को, बाहर से भी जानते हैं। आपको क्या लग रहा है, एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप साउथ एशिया के अमूर में बड़ी गहरी नज़र है आपको क्या लग रहा है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने का कोई ख़तरा नज़र आ रहा है आपको या नहीं नज़र आ रहा? नहीं, बहुत शुक्रिया अमीर साहब। और मुझे वो बड़ा विविडली याद है, हम इकट्ठे गए थे और बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, और बड़ा आपका माशाल्लाह इलस्ट्रियस पैनल है मेरे फ़कीर के लिए। आई विल ट्राई कि मैं आपके सवालों के ठीक ठीक जवाब दे सकूं। ख़तरा तो है जी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लीडरशिप, क़यादत जो है वो जिस किस्म के बयानात दे रही है फ्रॉम द वेरी टॉप, उसमें कम से कम वो कोई शक नहीं छोड़ रहे। तो हमें उसको ट्रस्ट करना चाहिए। जब वो उनकी क़यादत फ्रॉम द टॉप, कल ही मेरा ख्याल है आखिरी बयान आया है जब वो अंगोला के किसी साहब को मिले हैं, तो वो बड़ा ओपनली ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में कोई बुरा इरादा रखते हैं। तो यकीनन हमें तैयार होना चाहिए, हम तैयार हैं और उसका जवाब दिया जाएगा। इससे कता नज़र कि मैं बार बार कहता हूं, और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान की पहली ख्वाहिश अमन है और हम अमन से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम पे कोई हमला किया जाएगा या हमारे साथ कोई गलत बात की जाएगी, उसका जवाब यकीनन दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल साहब, हमने देखा है इस पुलवामा एक्ट के बाद जब वहां से इस तरह के इशारे मिले कि वो जंग छेड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं हम पे, तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमारी तरफ से भी हुई, उनकी तरफ से भी हुई। आप कैसे देखते हैं इन एफर्ट्स को, और आपके ख्याल में किसके मौकिफ को ज्यादा पजीराई मिली है इस वक्त तक? ये जी डिप्लोमेटिक सफारती कोशिशें फ़ौरन शुरू हो जाती हैं और पहले भी चल रही होती हैं, बाद में जाहिर है कि उन्हें बढ़ावा मिल जाता है।
और तमाम दोनों ममालिक अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, फिर वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, तीनों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान तैयार है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए, इंटरनेशनल इंक्वायरी। ये एक मेरा ख्याल है कि जिसने गेम चेंज कर दी वो ये चीज़ थी कि अगर हम पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बगैर सबूत के लगा रहे हैं, बगैर किसी तफ्तीश के लगा रहे हैं, तो हम तैयार हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में जाने को और इसको देख लेना चाहिए। क्योंकि उनका क्लेम जो है, मैं दोहरा देता हूँ ब्रीफली, के कुछ लोग कोई 3, 4, 7 सबके वो जिक्र होता है, कितना नंबर है, कोई फाइनल उन्होंने नहीं बताया, मगर अचानक वो LOC कंट्रोल कर गए। जैसे मीर साहब कह रहे हैं हम LOC गए थे, LOC क्रॉस कर जाना उनकी तरफ भी बड़ा फोर्टिफाइड है, हमारी तरफ भी है। फिर वो कोई करीबन 250 किलोमीटर पैदल चलते गए, उनके पास वेपन वगैरह भी थे, ये उनका क्लेम है। फिर उन्होंने पहलगाम पे को हमला वगैरह किया और फिर वो 250 किलोमीटर वापस आए और फिर वो LOC क्रॉस करके बाद, ये कोई मानने वाली बात नहीं है और दुनिया भी इसको मानने को तैयार नहीं। 7-8 लाख फौज, बल्कि 9 लाख तक अब वहाँ मौजूद है उनकी, तो ये बात बनती नहीं है जो वो क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर देखें तो उन्होंने कोई एविडेंस वगैरह पेश भी नहीं किया अभी तक। तो हमारे बयानिए में काफ़ी इसमें तकवीयत मिली है इस चीज़ से और उनके पास इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं। और शाहजेब साहब, आपने भी रिपोर्ट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्लूमबर्ग हो, इन अखबारात ने डिप्लोमेट्स का हवाला देके लिखा है कि जो भी ब्रीफिंग इंडिया की तरफ से उनको दी गई उसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया गया पाकिस्तान के खिलाफ। मेरे ख्याल से इस हवाले से भी इंडिया के जो बयानिया है, इसका मतलब उसको ज्यादा नहीं इस वक्त तकवीयत मिली है। तकवीयत नहीं मिली शराज की 2 वजूहात हमें नजर आती हैं। एक तो जाहिर ये है कि पाकिस्तान का जितना अग्रेसिव इंडिया की तरफ से रिस्पांस था, पाकिस्तान ये तो कह रहा था कि जी आप हमला करेंगे, जवाब हम आपको बराबर देंगे, मगर हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। फिर पाकिस्तान एक कदम और आगे बढ़ा, पाकिस्तान ने कहा न्यूट्रल तहकीकात के लिए तैयार है, और आगे बढ़ा पाकिस्तान के 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात करा ले, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए करा ले तैयार है। तो ये वो चीजें हैं जो जाहिर है डिप्लोमेटिकली जिनको अच्छी तरीके से देखा गया। दूसरा शराब, इंडिया को ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो उनके जर्नलिस्ट में भी नजर आ रही है वो ये कि बैनुल अक़वामी मीडिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उसकी वजह जाहिर है हमें नजर आता है कि पास्ट में जरूर पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से जो स्टोरी पाकिस्तान के खिलाफ बेची जाती थी वो बाय कर ली जाती थी। और हमने तो वो टाइम भी देखा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही ज़ाहिर हम अपने ही वजीर आज़म पर सवाल उठा रहे होते थे अगर वो अमन की बात करते थे। मगर अब पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में था, उसके बाद व्हाइट लिस्ट में आया है, तो बहुत सारे इकदाम करके आया है, बैनुल अक़वामी सुपरविजन में आया है। अगर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जब पाकिस्तान ने कार्रवाइयां की हैं तो बैनुल अक़वामी बरादरी ने देखा है और उसके बाद ही पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट किया है। तो उन्हें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने कैसे टेरर फंडिंग पर क्रैकडाउन किया, पाकिस्तान ने कैसे वो नासिर लश्कर तैयबा और दीगर हो उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, कैसे पाकिस्तान खुद इस वक्त दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत के ऊपर जब इल्जाम लगता है कि बलूचिस्तान में वो कार्रवाइयां करा रहा है तो पाकिस्तान का ये केस भी दुनिया के सामने है, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी गेन की है और भारत ने लूज की है। जब आप कनाडा में कार्रवाइयां कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं और उनकी हुकूमतें बताती हैं कि जी आप क्रॉस बॉर्डर इस तरीके से टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये इंडिया का क्रेडिबिलिटी लूज करना, पाकिस्तान का गेन करना और इस वाकये के बाद पाकिस्तान का अच्छा रिस्पांस, इस सब ने ये कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से सही रिस्पांस मिला है। आप कुछ कहना भी चाहते हैं? डॉक्टर फैजल साहब से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, दोबारा मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप DG साउथ एशिया भी रहे हैं कि ये जो इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक उन्होंने अखंड भारत का मैप, अखंड भारत का नक्शा जो है उसको आवेज़ा किया हुआ है और बीजेपी की जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है उसमें वो खुल के बात करते हैं कि जी ये ग्रेटर इंडिया जो है, ये अखंड भारत जो है, ये हमारा टारगेट है, इसको हमने अचीव करना है। और उस टारगेट में सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को शामिल नहीं किया हुआ, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, 6-7 ममालिक उसमें शामिल हैं। आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है और जो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने जो उनका जो अखंड भारत का जो नज़रिया है जो कि सीधा 6-7 ममालिक की सलामती के लिए एक ख़तरा है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और ये जो तमाम ममालिक हैं साउथ एशिया के, इनको अपना इत्तेहादी बना के तो इंडिया के खिलाफ एक फ्रंट कायम करने की कोशिश नहीं की। जी, ये एक मसला यकीनन है, ये बीजेपी RSS का एजेंडा है जो कि अब हिंदुस्तान का कुछ हद तक बन गया है, अखंड भारत से मुतल्लिका जो उनकी ख्वाहिश है।
इससे उनके ताल्लुकात कशीदा रहे हैं सारे रीजन के ममालिक से। हमारी जो ओरिजिनल कोशिश थी मीर साहब के सार्क जो एक ही तंजीम है साउथ एशिया की, उसको तहर्रुक मिले और 2016 में वो समिट होनी थी इस्लामाबाद में, नवंबर में होनी थी, सितंबर में हिंदुस्तान उससे भाग गया और आज 9 साल होने को हैं सार्क की तंजीम जो इस अखंड भारत से आगे चलने का रास्ता हो सकता था वो वहीं रुक गई। और जो जीसीसी है या आसियान है या अफ्रीकन यूनियन है, रीजनल तंजीमें, वो बहुत आगे निकल गई। हम भारत के रवैये की वजह से इस मामले में पीछे रह गए और 5 सार्क समिट जो है पोस्टपोन हो चुकी हैं तारीख में 1985 से, और 5 सिर्फ एक मुल्क की वजह से हुई, वो भारत है। तो ये कभी उनका बांग्लादेश से मसला, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, वो उनका एक। मेरा जो इसमें ज्यादा मेरे तजर्बे की जो आप बात कह रहे हैं, मेरा इसमें जो प्रॉब्लम है ना जी, जब तक हिंदुस्तान का माइंडसेट ये नहीं बदलेगा कि जो हिंदुस्तान की लीडरशिप का कम से कम इस वक्त है, पहले था या नहीं था ये डिबेटेबल है, कि जी उन्होंने ये अखंड या हेजेमोनिक एक सिस्टम क्रिएट करना है साउथ एशिया में, तो ये मसला हल नहीं होगा कि ना पाकिस्तान के साथ, ना बांग्लादेश के साथ, ना और इनके साथ कोऑर्डिनेशन हमारी जारी है, कोशिश भी जारी है। डॉक्टर फैसल साहब, मुझे आपको यहीं रोकना पड़ेगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर इसके बाद हम फौरन वापस आएंगे और हामिद भी साहब से भी सवाल आते हैं और शाजिद खानजादा साहब से भी, और मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सिचुएशन रूम। हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं, कैसे इन मामलात को मुस्तकिल बुनियाद पर हल किया जा सकता है, इस पर हमारा खास फोकस है। लेकिन मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने पिछले दिनों मेरे शो पे ये कहा कि हम वैसे तो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका, जो कि पहले ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के एलामी में कहा गया था कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो फिर जो भी वो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर हम स्ट्राइक करेंगे। इंडिया इस चीज को बड़ा प्ले अप कर रहा है कि वो कैसे कर सकते हैं स्ट्राइक हम पे अगर हमने पानी रोकने की कोशिश की तो। देखें, अब तो इंडिया ने अगर सिंध तास मुआहदा जो है उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से लोग कह रहे हैं जी कि आप शिमला मुआहदा जो है आप उसको सस्पेंड कर दें। तो मेरा एक ख्याल है कि अगर शिमला मुआहदा सस्पेंड होता है तो उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC ख़त्म, फिर वो बन जाएगी सीज फायर लाइन 48 वाली, 1948 वाली। अब शिमला एग्रीमेंट के तहत जो LOC है उसको क्रॉस करना वायलेशन है एक बायलैटरल एग्रीमेंट की, लेकिन अगर वो बायलैटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड हो जाता है तो फिर वो इंटरनेशनल वायलेशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, तो उसको अगर सस्पेंड उसने किया है तो उसने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है। तो अब अगर इंडिया मिसाल के तौर पे बरखादत जो है वो दावा कर रही हैं कि बगलीहाट डैम का इंडिया ने पानी बंद कर दिया है, अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। चलें मान लेते हैं जी कि आपने बगलीहाट डैम के ज़रिए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो बगलीहाट डैम जो है वो सिंध तास मुआहदे के ज़रिए उस दरिया पे है जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आता है, उस दरिया के पानी पे पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो उस पर अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलीगल स्ट्रक्चर है वो, तो उस इलीगल स्ट्रक्चर को टारगेट करना जो है वो पाकिस्तान का राइट है। अगर फ़र्ज़ करें कि अमेरिका जो है वो कनाडा का पानी बंद कर देता है, एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्या कनाडा के पास इंटरनेशनल लॉ के तहत राइट नहीं है कि वो टारगेट करे? चले मैं उसकी आपको एक और मिसाल देता हूँ जी, हकीकी, बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी पे जो मौजूद है। एक जिस तरह दरियाए सिंध पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, इसी तरह एक दरिया है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दरिया है। ये दरिया तिब्बत से निकलता है, चाइना, ठीक है। तिब्बत से जब ये दरिया जो है ये एक ऊंची जगह से नीचे गिरता है और ये जब इंडिया की तरफ जाता है तो वो चाइनीज टेरिटरी है, वो चाइना के कंट्रोल में है वो टेरिटरी। चाइना ने वहां पर इस साल जनवरी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का ऐलान कर दिया है, ठीक है जी। अब ये जो बॉर्डर टेंशन तो पहले थी चाइना की और इंडिया की, अब चाइना ने कहा कि हम तुम्हारा डैम बना के पानी बंद करेंगे। तो इंडिया में भी इस किस्म की बातें हुई हैं जनवरी 2025 में, कि ये इलीगल है और जनाब हम तो जो है वो
मजलूम है, हमारा पानी कैसे बंद हो सकता है, इसको टारगेट करो। ये जनवरी 2025 में बातें हुई हैं इंडिया में। तो अब इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि आप अगर एक इलीगल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम उसको टारगेट करेंगे, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये पाकिस्तान का राइट है। सही है। अताउल्लाह तारर साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और आजकल मसरूफ है कि जो इंडियन चैनल्स की डिजिटल स्ट्रीमिंग होती है उसके बीच में मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के एड्स किस तरह शामिल किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उस दिन आपने ये बात की आके कि 24 से 36 घंटे में इंडिया कुछ कर सकता है, किसी किस्म का अटैक कर सकता है, और हमने कल इस पर बड़ी डिटेल में खबर की कि उसी दिन जो रफेल जेट्स हैं उन्होंने एडवांसमेंट की थी, लेकिन पाकिस्तान की जो मौसर प्रोएक्टिव अप्रोच थी उसकी वजह से वो वापस लौट गए। जरा बताइएगा उस वाकये के हवाले से भी, और इस वक्त थ्रेट असेसमेंट क्या है आप लोगों की? पहलगाम का जो वाकया हुआ और भारत ने उसके फौरन बाद जिस तरह उसकी FIR हुई 10 मिनट के अंदर, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची, तो ये बड़ा टिपिकल था कि एक ऐसा वाकया जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उसको पाकिस्तान से जोड़ देना, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने आके जो ऐलानात किए कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं। तो देखिए पुलवामा में भी यही हुआ था कि ये ग्राउंड ले कर रहे थे कि पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरीके से हमला किया जाए, बिकॉज एक और चीज जिनको हजम नहीं हो रही वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी है। पिछले 1 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस रहा है इकोनॉमी के ऊपर और फिनोमिनल रिकवरी हुई है। आप रेमिटेंसेस को देखें, इन्फ्लेशन को देखें, इंटरेस्ट रेट को देखें, हमारी रेटिंग्स हैं फिच की, मूडीज की, सारी रेटिंग्स ऊपर जा रही थी। ये भी उनके लिए परेशान कुन बात थी। अब ये सारा मुद्दा पाकिस्तान पे डालना, ये जवाब बनाया जा रहा था पाकिस्तान को अटैक करने का, मगर नैरेटिव की वॉर जिस तरह लड़ी गई है, डिप्लोमेटिक वॉर जिस तरह लड़ी गई है, भारत को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे हमला करें। और उस रात भी ऑब्वियसली अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम थे, आपकी मालूमात है, बट मैं ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता बिकॉज इस वक्त एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। और माशाल्लाह हमारी बड़ी महारत है, हमारे PF के जेट्स भी जो हैं वो पेट्रोलिंग पे रहते हैं, उससे भी बड़ी डिटरेंस क्रिएट होती है। हमारी बर्री फौज भी, हमारी नेवी भी, हर तरह से हम बिल्कुल अलर्ट हैं। मगर जो एक वॉर हिस्टीरिया वहां के मीडिया ने क्रिएट किया, उसका एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। अब 2019 में हम 2 जेट्स गिरा चुके, पायलट को चाय पिला के वापस भिजवा चुके, उसके बावजूद राइट विंग BJP का वो वॉर हिस्टीरिया और एक्सट्रीमिज्म कम नहीं होने को आ रहा। तो आई थिंक ये मोदी की एक इलेक्ट्रेट है जिसको वो खुश भी करना चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि जी हम बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ जो है पूरा हमने एक महाज खड़ा कर दिया। तो अभी भी मैं समझता हूं कि एक वो उनकी कोशिश है। हम बिल्कुल अलर्ट पे हैं, हमारी फोर्सेस अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान जिस तरह आपने कहा कभी पहल नहीं करता, बट कोई भी ऐसा मिसएडवेंचर हुआ तो उसका भरपूर बिफिटिंग और मैं कहता हूं फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और ये याद रखेंगे, ऐसा जवाब मिलेगा इनको। अच्छा अता साहब ये बताइएगा, ऑब्वियसली एक तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, इस दौरान या इसके बाद ये सोचने की जरूरत तो है हमें कि इंडिया तो हर मर्तबा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर कोई हमला होता है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाकर फिर इसी तरह का एक एस्केलेशन सिचुएशन क्रिएट कर देगा, फिर पूरी दुनिया जो है इसमें हो जाएगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में लड़ना पड़े। तो इस हवाले से कोई सलूशन है कि बातचीत जो इंडिया नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी कैसे दरवाजा खोला जाए? क्या जैसे मैंने उस दिन मलिया लोधी साहिबा से पूछा, उन्होंने कहा ये मस्ट है कि बैक चैनल जो है जो कि बुरे से बुरे हालात में भी बंद नहीं किया हमने, उनको किसी तरह दोबारा एक्टिव किया जाए। कोई है सलूशन इस हवाले से आपके जहन में या हुकूमत के जहन में इस वक्त? देखिए मुझे ये बताइए कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया दुनिया के संगीन तरीन हाईजैकिंग के वाकयात में से एक था। चले हमने तो पहलगाम पे इजहार तशवीश भी किया, हमने विक्टिम्स के साथ इजहार हमदर्दी भी किया, मगर इतने सारे टेररिज्म के वाकयात हुए हैं, क्या हम बतौर पाकिस्तानी इम्यून हो गए हैं? क्या हमारा खून सस्ता है? जो कमांडर कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वो यहां पे क्या कर रहा था? वो टेररिज्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इसीलिए उसकी अपील आगे जाके एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो देखिए भारत यहां पे एक्टिवली KP में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कहां से आती है? दहशतगर्दों को पूरा ये एक जो इम्पेटस मिलता है ये कहां से मिलता है? तो बात यह है कि देखिए बातचीत तब होती है ना जब बराबरी की सतह पे हो। आप इतने वाकयात करवाएं जिसका हमारे पास एविडेंस हो जी, और आप इजहारे हमदर्दी भी ना करें, इजहारे तशवीश भी ना करें, और एक वाकया आपकी सरजमीन पे हो जिसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं है, आपके पास एविडेंस भी ना हो और आप पाकिस्तान को पूरे जग में जो है वो मोर्दे इल्जाम ठहराएं।
तो देखिए, इस माहौल में जब एक ऐसी जमात वहां पे बरसरे इक़्तिदार है जिसका सारा एक फोकस ही परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज पे है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। और देखिए, ये हम नहीं कह रहे, कनाडा यूएस में जो सिखों की असैसिनेशन है, पूरी दुनिया के सिख उठ खड़े हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ जी। आप टेररिज्म को प्रमोट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं कर रहे, आप बाकी मुल्कों में भी कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आप इतने बड़े एक आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो आप समझते हैं कि हम जाके जिस मर्जी का कत्ल कर दें, जहां मर्जी दहशतगर्दी कार्रवाइयां करा दें, पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। और पाकिस्तान इस दफा वो रिस्पॉन्स देगा अगर पाकिस्तान की तरफ को हाथ बढ़ा कि इनकी नस्लें याद करेंगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालात के होते हुए जब ये टेररिज्म को प्रमोट करेंगे पूरी दुनिया में, तो इनसे क्यों बात की जाएगी और कैसे की जाएगी? शाजिब साहब, एक तो यही सवाल आपसे भी मेरा होगा कि इस वक्त क्यों इंडिया तो बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन जैसे भी अता साहब कह रहे हैं कि जब वो भी यहाँ पे हॉस्टाइल एक्टिविटीज कर रहा है, दहशतगर्दी की एक्टिविटीज कर रहा है, तो इस माहौल में तो हम भी बात नहीं करेंगे उनसे। एक तो इसका जवाब भी दे दीजिए, सवाल अगर करना चाहें अता साहब से तो उसके लिए भी फ्लोर ओपन है। देखिए जरा इसमें शहजाद मसला ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हों, वो अगर इंडिया में जरा जब आर्टिकल 370 उन्होंने खत्म किया है तो अपनी फॉल्ट लाइन्स क्रिएट हुई हैं, और वो फॉल्ट लाइन्स इस तरीके से क्रिएट हुई हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा नाराजगी पाई जाती है। अब पहले वजीर आजम मोदी ये और वहां का मीडिया ये बता रहा था कि नहीं जी, कश्मीरियों ने मुकम्मल तौर पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, सारी दुनिया आए और कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सयाहत फरोग पाएगी। अब वो उल्टा नैरेटिव बना रहे हैं और वो ये कि नहीं जी वो महफूज नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की वजह से महफूज नहीं है, अपनी फॉल्ट लाइन्स को अभी भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और जब ऐसा सिनेरियो हो तो देखिए ये सस्टेनेबल तो सिचुएशन नहीं है इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, कि वो भी कह रहे हैं कि जी हम हमला करेंगे, हम कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है ये नहीं कहा जा रहा, कोई अग्रेशन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि हम पहल करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, कोई थर्ड पार्टी से आप इन्वेस्टिगेट करा ले हम करेंगे, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे, स्टार्ट हम नहीं करेंगे। मगर ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है दुनिया की बड़ी ताकतों को ही इन दोनों को बिठाना पड़ेगा कि एक ऐसा हल निकाला जाए कि जिसमें ना टेररिज्म हो रहा हो और ना ही एक टेररिज्म के वाक़े पर और ऐसे वाक़े पर जिसमें खुद इंडिया के अंदर फॉल्ट लाइन्स पाई जाती हो, अगर कोई भी फायदा उठाए और दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक जो है वो आमने सामने आकर खड़े हो जाए। तो इसका आगे मामला तो इसको करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए कि किसी भी तरीके से अमन कायम हो। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं, देखें जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं शहजाद, वो कोई टेररिज्म तो नहीं फैलाते, उनमें तो अक्सर ने पाकिस्तान की रियासत की तरह पहलगाम वाक़े पर अफसोस ही का इजहार किया था, कंडेम किया था और बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार किया था। मगर आप माहिरा खान को, आयजा को या फिर जो दीगर सेलिब्रिटीज हैं हानिया के जब अकाउंट्स और फवाद खान के अकाउंट्स जब आप बंद करते हैं, इसका मतलब है कि जो नैरेटिव आप इंडिया में बेचना चाह रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान तो एक इतना पसमानदा मुल्क है कि जिसको हम जब चाहेंगे हम उड़ा के रख देंगे, हम हमला करके रख देंगे। वो नैरेटिव आपका सेल नहीं हो पाता है जब आप देखते हैं और इंडिया के अवाम देखते हैं कि वहां पे नॉर्मल सेलिब्रिटीज हैं। जब वो पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं उसमें नजर आता है कि पाकिस्तान के अवाम भी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, एक तरक्की पजीर मुल्क है जो आगे बढ़ना चाहता है। और तो वो नैरेटिव पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज और पाकिस्तान के ड्रामे वहां पर पहुंचाते हैं और उसको भी बंद कर रहे हैं। यानी कि मसला इंडिया को सिर्फ टेररिज्म से नहीं है, इस सोच से भी मसला है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क दिखे, क्योंकि अपनी आवाम में वो नफरत अंगेजी भरनी है। और ये मसला मुईद साहब ठीक कह रहे थे कि उनके तो सबके साथ ही मसले हैं, नेपाल के साथ मसले हैं, बांग्लादेश के साथ मसले हैं, मालदीव के साथ मसले हैं, पाकिस्तान के साथ मसले हैं, चीन के साथ मसले हैं। तो जब आप इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हो और आप ग्रेस ना दिखा पा रहे हो, आप बाकियों को दिखाएं कि वो बहुत छोटे हैं और हम बहुत बड़े हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जरिए, तो जाहिर दुनिया के ममालिक को ही बैठना पड़ेगा इन दोनों ममालिक को बिठाने के लिए, ताकि इसका एक परमानेंट हल निकले। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि क्यों हमारे सेलिब्रिटीज के जो पेजेस हैं सोशल मीडिया, उनको भी बैन कर रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कि जो बॉलीवुड में जो डिपिक्शन होती है पाकिस्तानियों की कि टोपी भी पहनी हुई है, काला सुरमा लगाया हुआ है, आके आदाब करते हैं, जो कि बड़ी यहाँ पे तो नहीं देखा जाता आमतौर पर। कुछ कहना चाहते हैं मीर साहब, आप शायद सवाल भी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम बात करते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई रोल प्ले करना चाहिए, ये बातें तो हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। ये रोल सिर्फ उस सूरत में प्ले करेंगे कि जब हम अपने कार्ड सही तरीके से खेलेंगे। जैसा कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि हम अपने कार्ड जो है वो शायद इसलिए सही तरीके से खेलें कि इंडिया ने बड़ी गलती की, इंडिया ने ब्लंडर मारे, पहलगाम अटैक के फ़ौरन बाद 5-10 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि उस जगह पर पुलिस जो है उसको पहुंचने में भी कम से कम 30 मिनट लगते हैं, तो उससे पहले ही उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि
ये लास्ट वीक हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में मुझे बहुत से हाँ, आप वहाँ पे अमेरिकन मौजूद थे। एक्सपर्ट्स ने ये बातें पूछी। अच्छा। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे बहुत से इंडियंस हैं, आप उनसे पूछें। वो कह रहे थे कि ये क्यों इंडिया ने ऐसे क्यों किया, इससे तो उसका केस खराब हो गया। मैंने कहा भाई ये भी यहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये इंडिया की जो गलतियां इस दफा हैं, वो गलतियां अगर इंडिया जारी रखेगा तो आपका केस इंटरनेशनल लेवल पे मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि बज़ाहिर इंडिया का नैरेटिव जो है वो पहलगाम अटैक पे आलमी सतह पर उसको पजीराई नहीं मिली, ये फिलहाल अभी तक की ये हकीकत है। लेकिन अमेरिका में आपको साफ नज़र आता है कि जो इजरायली लॉबी है वो खुलकर इंडिया के साथ खड़ी है, और इंडियन लॉबी जो है उसका इजरायली लॉबी के ज़रिए जो अमेरिका का जो मीडिया है और उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें उनका असर व रसूख भी है। और एक बात मैं खुल के करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ डिप्लोमेट, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो खुलकर इंडिया के साथ हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई सख्त बयान जारी किया जाए, लेकिन वो बयान जारी नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो एक ऑफर कर दी कि जनाब हम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जरिए इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, उससे जो इंडिया का केस है वो डिमोलिश हो गया। लेकिन इजरायली लॉबी जो है वो अब इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई गलती की जाए, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की गलतियों का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे जो अपना हाउस है उसको इन ऑर्डर रखना चाहिए। और इस हवाले से मैं वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। तारड़ साहब, ब्रेक के बाद ये सवाल होल्ड कर लें, ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। ठीक है। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद अताउल्लाह तारड़ साहब भी हमारे साथ और मीर साहब उनसे सवाल भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ शाहजेब खानज़ादा साहब, हामिद मीर साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब ब्रेक में जाने से पहले सवाल करना चाह रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब से। जी बहुत शुक्रिया। जी तारड़ साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको याद होगा कि 2019 में जब पुलवामा के वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर एक अटैक किया और फिर हमने उनका जहाज़ गिरा दिया, उनका पायलट गिरफ्तार कर लिया, तो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। तो उस सिचुएशन में उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने अपोजिशन के साथ रब्ता किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने जो अपोजिशन के साथ जो मीटिंग थी तो उसमें वो खुद शरीक नहीं हुए, उसको कंडक्ट किया था जनरल कमर जवेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। अब तकरीबन वैसी ही सूरत हाल दोबारा हमें दरपेश है। तो इस सूरत हाल में हमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो कोई उस तरह का जो हम आहंगी है वो नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर दोनों जो हैं वो इंडिया के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि एक ब्रीफिंग का अहतमाम किया गया तो उसमें तहरीक इंसाफ वालों ने आने से इनकार कर दिया। अब वो अलहदा से 7 मई को अपनी APC कर रहे हैं लाहौर में। तो आप ये नहीं समझते कि जो गलती 2019 में की गई थी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने, वो गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने या किसी सीनियर मिनिस्टर ने हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं आते। बहुत शुक्रिया मीर साहब। पहली बात तो ये है कि जब सेनेट से एक रेजोल्यूशन गया कंसेंसस के साथ, वो मीटिंग अपोजिशन लीडर के दफ्तर में हुई और हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने इंश्योर किया प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे कि अपोजिशन के पास जाके मीटिंग करें, उनकी मर्जी से वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं ताकि जो ऐवान बाला है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वहां से पूरी दुनिया में एक बिल्कुल यूनिफाइड आवाज जाए। और वो एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा हुआ और ये हमारी एक काविश थी जो कामयाब हुई। कल अब नेशनल असेंबली का भी सेशन है, वहां से भी कोशिश होगी कि इसी तरह का कंसेंसस डॉक्यूमेंट जाए। और आपको याद होगा कि जब 2019 वाला मामला हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी और पार्लियामेंट के फ्लोर को ही यूज किया गया था और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको इस्तेमाल किया गया था। और अब भी पार्लियामेंट एक मुकद्दम फोरम है, दुनिया में एक उसकी वेटेज है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर मैं ये समझता हूं कि देखिए ताली दोनों हाथों से बचती है। इस वक्त तो एक हमारी सिचुएशन है जिसमें पूरी कौम मुत्तहिद है, नजर भी आ रहा है, हम बात भी कर रहे हैं। और मैंने देखिए बतौर वजीर इत्तलात मैं समझता हूं मैंने किसी अपोजिशन रहनुमा की तनकीद का भी जवाब नहीं दिया। मेरी पाकिस्तानियत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं इस वक्त लोकल पॉलिटिक्स में उलझ के पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं। ये मैं समझता हूं कि मेरी तरफ से मुल्क के साथ गद्दारी होगी कि अगर मैं उमर यूब का जवाब दूं या किसी और का जवाब दूं। हैविंग सेड दैट,
देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब जो ब्रीफिंग मैं और डीजी ISPR देंगे उसमें कुछ इनके रहनुमा मेरी इत्तला के मुताबिक शरीक हो रहे हैं। और देखिए, जब APC बुलाई गई फलस्तीन के इशू पे, अब देखिए मीर साहब, फलस्तीन से किसी को कोई हमारे दिल के करीब है वो इशू, वो प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। उस APC के बॉयकॉट का क्या तुक था? ये देखिए, ये रिवायत बन गई है। अगर आज नहीं आएंगे ब्रीफिंग में तो इसका मतलब है कि कल को APC बुलाई जाएगी, उसमें भी नहीं आएंगे। हमने तो देखिए खुले दिल के साथ सेनेट में भी, कल नेशनल असेंबली में भी करेंगे, इस ब्रीफिंग में भी बुलाया है, तो हम तो इस पे मुकम्मल तौर पे साथ चलने को तैयार हैं। मगर इस वक्त तकाजा वक्त का ये है कि भरपूर और तवाना आवाज यहां से जाए। और मैं तो तहरीक इंसाफ के साथियों को कहूंगा, आपका शुक्रिया, आपने सेनेट का फ्लोर जो है उस पर साथ दिया। मगर अभी भी आप अपने सोशल मीडिया को, अपने मीडिया को 100% कैपेसिटी पे चलाएं और पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के दिफा की बात करें। अच्छा अता साहब, जरा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के हवाले से बात कीजिएगा। कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद वो सुनाए कि इंडिया भी जाएंगे। अब तक जो मुख्तलिफ डिप्लोमेट से फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है, मुख्तलिफ लीडर से शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, खुलासा क्या है, क्या कह रहे हैं वो बंद कमरे मीटिंग्स में इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के हवाले से? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में मैं समझता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही आला मास्टर स्ट्रोक खेला, जो उन्होंने PMA काकूल में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की बात की। उससे भारत के बयानिए के गुब्बारे से टोटल हवा निकल गई और अब इनके पास बात करने को है नहीं, क्योंकि इनके पास एविडेंस कभी भी नहीं था। जहां हमने ये कहा कि हमारा पानी अगर रोका, डाइवर्ट किया, तो हम एक फैसला कौन उसका जवाब देंगे, उसके साथ हमने ये भी कहा कि आओ इस वाकये की तहकीकात करा लो। आज जो हमारा एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसका कार्टून था कि भारत आगे आगे भाग रहा है इस इन्वेस्टिगेशन से और पाकिस्तान कह रहा है कि आओ आके बात करो इस इशू के ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि दुनिया ने इस चीज को माना है, दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है। देखिए, हम एक दीवार हैं दुनिया और दहशत गर्दों के दरमियान, और जब हमारा एक शहरी, एक सिपाही जवान अफसर शहीद होता है, वो पाकिस्तान की खातिर तो शहीद हो रहा होता है, मगर वो दुनिया में अमन का जामिन होता है, वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए भी शहीद हो रहा होता है, क्योंकि ये दहशत गर्दों को हमने ही रोका हुआ है और हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। तो भारत ये नहीं कर सकता कि वो विक्टिम भी प्ले करे और साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी करे। अब दुनिया को ये बात समझ आ रही है, तो हमने बड़ी कामयाबी से अपना मुकदमा तमाम ममालिक के सामने रखा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बड़े एक्टिव नजर आए, उन्होंने अमीर कतर से बात की, आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर से बात की, वो सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर से, कुवैत के एम्बेसडर से, UAE के एम्बेसडर से, चाइना के एम्बेसडर से मिले। चाइना ने एक हौसला अफजा स्टेटमेंट दी, टर्की की बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट आई, टर्की के सफीर से वो मिले। तो मैं समझता हूं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान का केस बड़ा मजबूत है और दुनिया के ममालिक पाकिस्तान की फेवर की बात कर रहे हैं। और जो तवक्को की जा रही थी, भारत तवक्को कर रहा था हम इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसकी एरोगेंस ने उसको मरवाया है कि रीजन में वो एक बुली के तौर पे जाना जाता था, वो तन्हा हो गया। मगर दुनिया की तरफ से भी भारत को वो रिस्पांस नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे कि पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता स्नब करेगी और वन साइडेडली भारत के साथ खड़ी हो जाएगी। तो भारत को नैरेटिव डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में शिकस्त और बहुत सुक्की का सामना करना पड़ा है, जिससे उसका केस बहुत कमजोर हुआ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को मान रही है। शाहजेब, हमने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया की आज ये स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत किसी भी जो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान कर रहा है उस पर वो नहीं मानेंगे। तो ये आज उनका मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जैसा भी अता साहब भी कह रहे थे कि मुख्तलिफ डिप्लोमेट से बात करके हमने अपना जो नैरेटिव है वो बताया है, भारत का नैरेटिव उतना कामयाब नहीं हुआ है। उसके बाद भी आपको लगता है कि भारत के पास कोई जवाब है? क्योंकि वहां पे कुछ वॉइसेस ये कह रही है कि अगर दुनिया मसरूफ है अपने टैरिफ वॉर में, दीगर मामलात में, तो शायद हमारे पास ये मौका है, दुनिया तवज्जो ही नहीं देगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। और शायद इनिशियली यही लगा था उन्हें शहजाद के, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो इतना ऑक्यूपाइड है और बैनुल अक़वामी जो हुकूमत है वो भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, तो ये होगा नहीं। और आपने इस पहलगाम हमले के बाद आप देखें, आप CNN उठा के देखें, BBC उठा के देखें, दूसरा वेस्टर्न मीडिया उठा के देखें, तो दो न्यूक्लियर आर्म्ड ममालिक में एक जंग का माहौल हो तो जो कवरेज हुआ करती थी वो कवरेज मिली नहीं है, जिस पर भारतीय साथी जो हैं उन्हें एतराज भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि ये उस तरीके की कवरेज क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ उस किस्म की तनकीद क्यों नहीं हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि पहले ही न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का कहा, अब भारत जितना उससे भागेगा उससे ज़ाहिर है दुनिया को भी समझ में आएगा। और ये हो नहीं सकता शहजाद के अमेरिका में अमरीकी सदर को या फिर जो दीगर मगरबी ममालिक हैं उनकी एजेंसियों ने इब्तिदाई तौर पर यह रिपोर्ट दी ना हो कि भाई आया इसमें पाकिस्तान मुलविस है
या नहीं है। भारत अगर इल्जाम लगा रहा है तो दुरुस्त लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। जब भारत ने इल्जाम लगाया उसके बाद अगर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी तक जो ग्राउंड पर इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दी गई है। ना वो इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी कोई सिचुएशन सामने आई है जिसकी वजह से बार बार सबूतों का मुतालबा किया जा रहा है, वरना इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर हो, उनमें कहीं ना कहीं सोर्सेज से खबर आ जाती है कि इशारे क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मगर जब ये बड़े अखबारात यही मुतालबा कर रहे हो कि इंडिया माहौल तो जंग का बना रहा है मगर सबूत नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो फुटप्रिंट जिसकी बार बार भारत बात कर रहा था कि पाकिस्तान का है, वो उसके सबूत नहीं दिए जा सके हैं। अब वो कहते रहे कि और जब न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशन से भागते हैं तो फिर तो वाज़े तौर पर ये इशारा होता है कि जी इसका मतलब है कि आपके पास इस वक्त भी एविडेंस नहीं है और आप मुस्तकबिल में भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगा। और इस पे एक छोटा सा सवाल मैं अता तारड़ साहब से, वो साथ ही है ना हमारे? जी साथ है। अता तारड़ साहब, एक सवाल छोटा सा है ये कि थोड़ी देर पहले शाहजेब खानजाद साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, एक्टर्स हैं, उनके और कुछ सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं उनके अकाउंट्स इंडिया में बंद किए जा रहे हैं। ख़ुद मुझे भी इंडिया से कुछ लोग जो है उन्होंने कहा था आप मोहतात रहें, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब उन्होंने आबदा परवीन साहिबा जो कि एक गुलकारा हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है इंडिया में, आबदा परवीन का अगर उन्होंने अकाउंट इंडिया में बंद कर दिया है, इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, यकीनन आपको भी पता होगा। तो मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सारी जो इंटरनेशनल आउटफिट्स हैं, इंस्टाग्राम है, इस तरह एक्स है, ये सारे, तो ये वहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। इस हवाले से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंडियंस को पाकिस्तान में भी फॉलो किया जाता है, तो ये आपकी हुकूमत इस मामले में कहाँ पे खड़ी है? क्या आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये इनकी बचकाना हरकत है। अब आबदा परवीन ने वो गाना गाया, वो देश से आने वाले बता, और आपको पता है कि उसका क्या क्रक्स है उस गाने का, उस गजल का। तो ये बचकाना और बेवकूफाना इनका फेल है। मैं तो कहता हूँ कि वी डैम केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमारे एंकर्स के अकाउंट ब्लॉक किए, मेरा आपने अकाउंट बंद किया, पीएम का इंस्टा बंद किया, तमाम आपने लोगों के बंद किए हुए, तो क्या सच छुप जाएगा? आपने मेरा अकाउंट बंद किया, मैं CNN पे बैठ गया हूं, मैंने वहां पे जाके अपना मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा है। तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम अपना डेटा वहां सुनाते रहेंगे। और हमने एक और काम किया है, ये अकाउंट बंद कर रहे थे, हमने इनके यूट्यूब के ऊपर घर में घुस के इनको मारा है। हमने पाकिस्तान का एक मिली नगमा बनाया था, ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, वो हमने जाके यूट्यूब पे चला दिया थ्रू जियो टैगिंग। आप उसको रोकें, हमारे इन्होंने वो अकाउंट ब्लॉक किया, मैं एक और मुल्क से उसको चलवा रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, मगर हमें तो बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है इनकी। इनका जो मीडिया है, आप लोग तो बड़े संजीदा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे फख्र होता है पाकिस्तान के मीडिया पे। उनके मीडिया पे जो बी टियर बॉलीवुड के लोग बैठे हुए हैं, कोई चीख रहा है, कोई आग निकाल रहा है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, करतब कर रहे हैं, बॉल उछाल रहे हैं हवा के अंदर, और एक दूसरे पे गालम गलोच का कंपटीशन है। तो इसकी बड़ी एंटरटेनमेंट वैल्यू है मीर साहब। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग बड़ा महसूस हो रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। तो देखिए, इसमें पाकिस्तान की जेन जी को मत भूलिए, हमारी जेन जी ने, और जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो मीमर्स हैं, उन्होंने बड़ी गेम उठाई है। इंडियन परेशान है कि ये मीम वॉर शुरू होगी, इसका हम क्या जवाब दें? तो मेरा ख्याल है ये इतना तो चलना चाहिए, और जितना मवाद वहां से आ रहा है उसको भी हम ठोक के वापस भेज रहे हैं। अब तो ये जरूरी है, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये अब जो मॉडर्न जंगें होती हैं उसका हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने हमें जो वक्त दिया। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस ट्रांसमिशन में अब हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। जाहिद महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो आपने किया। अब तो 2 हफ्ते हो गए, इंडियन मीडिया और वहाँ के हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी कुछ भी हमला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है उनकी हुकूमत पर, अब तक हुआ नहीं है किसी किस्म का हमला। कुछ एडवांसमेंट हुई थी जो हमने नाकाम बनाई, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या हमारी जो डिफेंस या डिटरेंस कैपेबिलिटीज हैं उस वजह से अब तक इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा है? जी देखिए, इसके शहजाद आई थिंक के 3-4 पर्पसेस हैं। सबसे पहले तो जो इशू हुआ है इनके साथ, वो जो इनका जो प्लॉट था जी, जो इन्होंने प्लान किया था फॉल्स फ्लैग का, और उसका जो फॉलो अप एक्शन थे,
प्रॉबेबली वो अनफोल्ड नहीं हुआ। जो स्क्रिप्ट इन्होंने हिंदुस्तानी लोगों के खून से लिखा है, अपने खून की स्याही से ये अगली मूवी का जो स्क्रिप्ट लिखना चाहा, वो अनफोल्ड गलत हो गया जी। इनिशियल तो उनको सेटबैक वहीं से हो गया। 36-48 आवर्स पहले इन्होंने अपने मीडिया को बताया इंसिडेंट के, 36-48 आवर्स के बाद इन्होंने इम्प्लीकेट करना था आईएसआई को और पाकिस्तान को जी, तो वो तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। फिर उन्होंने जो एफआईआर वगैरह कर दी थी उसमें टारगेटेड किलिंग का कहना था। तो अभी आप अगर एफआईआर को गौर से देखें तो उसमें दिया गया जी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है, यानी कि वो हिंदुओं को टारगेट करके नहीं की गई, वो भी उनका फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने इसको पहले तो जो टेररिज्म कश्मीर जो मूवमेंट थी उसको टेररिज्म से मिलाना था, और उसके बाद ये जो एक्सट्रीमिज्म है जी, इस्लाम का एक्सट्रीमिज्म पूरी इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए, खास तौर पे जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है इजराइल की, तो उसके साथ जोड़ना। तो ये तो पूरे का पूरा प्लॉट फेल हो गया जी, सारा जो ड्रामा था वो फेल हुआ। तो इनको पहला सेटबैक हुआ। फिर दे थॉट के जो उनकी उषा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उषा उनकी वाइफ यहाँ पर मौजूद है, तो दे हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अमेरिकन हमें सिंपैथी भी हासिल होगी, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, वो भी प्रॉबेबली, तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी वैसे नहीं मिली। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हुई है जी वो ये हुआ है, जो पाकिस्तान का मेजर्ड रिस्पॉन्स किया है, विच वाज क्विड प्रो को प्लस, मैं उसको बोलता हूँ इन पॉलिटिकल डोमेन आल्सो, जो फॉरेन हमारा जो डिप्लोमेसी की उन्होंने सैंक्शंस लगाई, जो सोशल लगाई, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और सबसे बड़ा ये अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ जब उन्होंने वाटर वाला और इकोनॉमिक किया, तो पाकिस्तान उसके ऊपर रिस्पॉन्स पे गया है। फिर पाकिस्तान ने जो सबसे ज्यादा फनेस किया जी वो है ये जो इंडस वाटर का है। इंडस वाटर को आपने कहा दिस इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। जब आप किसी चीज को नेशनल वाइटल इंटरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंडस वाटर ट्रीटी या इंडस के साथ जो भी खेलेंगे वो ऐसी है जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी से खेलेंगे। अगर इंडस वाटर से खेलेंगे तो आप ऐसी है जैसे हमारे कश्मीर के ऊपर, दैट इज आवर नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। और हमारी अगर जोग्राफाई सरहदों को आप चेंज करेंगे तो दैट इज आवर वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। तो जब आप स्टेक्स इतनी ऊपर ले गए हैं, और देखिए इंडिया में शहजाद साहब अक्लमंद लोग भी हैं, वहां पे स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, दे अंडरस्टैंड द मिलिट्री, दे अंडरस्टैंड पाकिस्तान मिलिट्री आल्सो। तो उन्होंने इनको अकल जरूर दी होगी, क्योंकि ये वॉर में इट इज अ बिग लॉस फॉर इंडिया इन ऑल डोमेन। आई होप ऐसा हो और सेंस प्रिवेल करे। लेकिन मीर साहब, इस सारे वाकये में मजलूम कश्मीरी, मासूम कश्मीरी, उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी है इसकी इंडियन फोर्सेस के हाथों। आपने बहुत शुक्रिया, ये आपने सवाल किया मुझसे, क्योंकि मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो इस वक्त पहले से ही जुल्म सितम का शिकार थे, और 22 अप्रैल के बाद से वो उन पे जो जुल्म सितम है वो मज़ीद बढ़ गया है। अब देखें 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तवज्जो देने की। पहली बात तो यह है कि श्रीनगर और कुछ दीगर जो अहम इलाके हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बढ़ गई हैं। मिसाल के तौर पे गुलाम रसूल मागरे और अल्ताफ़ लाली, 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। इनको इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया और बाद में इनको उन्होंने मार दिया, गोलियां मार दी इनको, और फिर कहा जी कि ये टेररिस्ट थे, हमने इनको मारा। हालांकि इनकी फैमिलीज बताती हैं कि इनको काफ़ी दिन पहले उन्होंने उठा लिया था। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक मिसाल दी है। दूसरा जो बहुत अहम इशू है वो ये है कि ज़ाहिर बात है अब कश्मीरी जो हैं मकबूजा कश्मीर से वो किधर जाएंगे तालीम हासिल करने के लिए? तो वो इंडिया की यूनिवर्सिटियों में जाएंगे ना, इंडिया के कॉलेजेस में जाएंगे, कारोबार के लिए भी वो वहीं पर जाएंगे। तो उनके साथ उनका क्योंकि रंग फेयर होता है और उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते, तो जगह जगह पे इंडिया में उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ मारधाड़ हो रही है, उनको वहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है। और तीसरा जो अहम इशू है जिस पे मीरवाइज उमर फारूक साहब ने भी आवाज़ उठाई है वो ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर से अब एक्सपल्जन्स हो रही हैं। कि वो जो कश्मीरी जिनके पास वहाँ का शनाख्ती कार्ड नहीं है या डोमिसाइल नहीं है, और किसी मुसलमान लड़की की शादी हुई है, वो दिल्ली से या गुरदासपुर से अगर शादी करके तो वो श्रीनगर में आ गई है तो उसको एक्सपेल कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, है वो मुसलमान, उसको एक्सपेल कर रहे हैं। और इस तरह के सैकड़ों हजारों वाकयात हो रहे हैं। जी फैमिलीज मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 2500 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है और दर्जनों घरों को जो है वो तबाह किया गया है। एक लास्ट मेरे पास कुछ सेकंड रह गए। शाजिद साहब, आपको लग रहा है अगले हफ्ते कुछ मामला नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकता है? इम्कान है इस बात का? देखिए, उम्मीद की जा सकती है, मगर ज़ाहिर मुश्किल लगता है। जो हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, एक तो सिचुएशन ये हो गई है कि जो ज़ाहिर इंडियन मीडिया में जो सेन होते थे वो इनसेन हो गए। अगर वो थोड़ा बहुत भी सेनिटी की बात कर रहे हैं
कि जी जो इंडियन शहरी हैं या इंडिया में रहते हैं और 25-25, 30-30 साल से शादी होकर आगे उन्हें ना निकाले, तो उनकी हुब्बुल वतनी पर क्वेश्चन हो रहा है। तो भारतीय की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जनाब इस वक्त आइडियल सिचुएशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जिंदगी, हमारी माजी में बहुत ज्यादा खामियां रही हैं, मगर इस वक्त चाहे इमरान खान साहब के टाइम में हो, जनरल बाजवा, इमरान खान साहब सेम पेज पर थे कि भारत से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इमरान खान साहब ने तो ये तक कहा था अगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतेंगे तो ज्यादा इम्कान है कि अमन हो। इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है जी दोल साहब की तरह जो ये कहता हो कि हम उनके मुल्क में जाके तोड़ फोड़ करेंगे, उनके मुल्क में जाके टेररिज्म करेंगे। उनके वज़रा की तरह कोई वजीर नहीं है यहाँ पे जो ये कहता हो कि बम बांध के मैं पाकिस्तान पे फट जाऊंगा या इंडिया के ऊपर फट जाऊंगा। यहाँ पे ऐसा मीडिया नहीं है जो कह रहा हो कि इनका पानी बंद कर दो, इन्हें भूखा मार दो, प्यासा मार दो। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त माहौल है कि जी बात कीजिए, हम के लिए आगे बढ़िए। वहां से इस वक्त सिचुएशन जो है अब अपने ही नैरेटिव के गुलाम बने हुए। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, शाहजेब साहब और जाहिद महमूद साहब, आपका भी और दीगर में हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।